Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to start the new lesson of class 12th Organisms and Population. यूनिट इकोलॉजी का लेसन है बेटा, और इकोलॉजी के अंदर 3 लेसन आपके आते हैं टोटल. उसमें से एक लेसन इस साल आपका ओमिट हो चुका है, मीन्स रिमेनिंग 2 लेसन आर रिमेनिंग, और इसका वेटेज है 12 नंबर का. 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से अराइज होते हैं. ओके, सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनिज्म एंड उनका पॉपुलेशन, इसके बारे में इस लेसन में हमें डिस्कस करना है. सो फर्स्टली स्टार्ट विथ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? लिविंग बीइंग को हमने ऑर्गेनिज्म कहा, ठीक है. सो लिविंग बीइंग बनी किस चीज़ से है? तो जो हमारी पुरानी वाली थ्योरी है वही वाली रिपीट होगी बेटा. सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, मीन्स ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल टिश्यू. सो टिश्यू क्या क्या डिफाइन करेंगे हम? टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स. Then again, group of tissue form an organ that we call group of tissue. It we call the organ. And group of organ, it form the organ system. Group of organ we call the organ system. And ultimately number of the organ systems are produced to organisms. नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. ये हमें पता है, ये हमने लेसन में भी देखा है आपका. ओके, सो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आता है? ऑर्गेनिज्म के बाद आपका आएगा बेटा पॉपुलेशन कंसेप्ट. सो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The number of the organism in a particular species are interbreed to each other in a specific area, in a specific place, that we call the population. So, group of same species which interbreed to each other in a particular area. In a particular area. The group of the same species, यहाँ पे सेम स्पीसीज की बात की है. सेम स्पीसीज मीन्स डॉग डॉग डॉग, नंबर ऑफ द वैराइटीज ऑफ द डॉग्स आर देयर. तो उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग हो रही है और एक ऐसा इंडिविजुअल बना रहा है, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बना रहा है जो खुद नया रिप्रोडक्शन करके ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर सकता है, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है. सो ऐसे सिमिलर स्पीसीज का पर्टिकुलर एरिया में ग्रुपिंग, दैट वी कॉल द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होगा बेटा. अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन ऑफ ओनली ह्यूमन बीइंग. ओके, सॉरी. अगर डॉग की बात कर रही हूँ तो पर्टिकुलर एरिया में डॉग की पॉपुलेशन की. अगर मैं किसी प्लांट के पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, सपोज मैं एज ए डायरेक्टा इंडिका नीम के पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर एरिया में नीम का कितना पॉपुलेशन होगा? एक ही स्पीसीज के जो आपस में इंटरब्रीड करके नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं. और कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो फिर से रिप्रोडक्शन कर सकता है. तो दैट कंसेप्ट वी कॉल द पॉपुलेशन. Okay, so group of the organisms, group of the similar species of the organism we call the population. Then again group of population को हम बोलेंगे community. community को क्या रखेंगे हम यहाँ पे? group of population. group of population of different species or different organisms in a particular area. In a particular area, that concept we call the community. Means suppose हमें एक जगह की कम्युनिटी की बात करनी है, सपोज आपको आपके एरिया की कम्युनिटी की बात करनी है, सपोज आपको आपकी सिटी की कम्युनिटी की बात करनी है. सपोज दिल्ली की कम्युनिटी है, तो दिल्ली में ह्यूमन बीइंग भी रहता है, दिल्ली में कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, रैट भी रहता है, कैट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो इस ऑर्गेनिजम्स आपस में साथ में रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन साथ में रह रही है.
डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उनकी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन साथ में रह रही है और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस है, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट कंसेप्ट वी कॉल द कम्युनिटी, दैट होल कंसेप्ट वी कॉल द कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के एरिया के अंदर क्या होगा बेटा, ये कम्युनिटी है, सपोज दिस इज द कम्युनिटी एरिया, इसमें क्या होगा, इसमें डॉग की पॉपुलेशन, इसमें ह्यूमन की पॉपुलेशन, इसमें कैट की पॉपुलेशन, इसमें क्रो और कॉकरोच की पॉपुलेशन, किसी की भी पॉपुलेशन हम ले सकते हैं, पीजन की हो गई, रैबिट की हो गई, ऐसे नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को भी हमने कहा कम्युनिटी। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन लिया, एज वेल एज प्लांट को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑल दीज आर द लिविंग बीइंग, ऑल दीज आर द लिविंग बीइंग। अगर प्लांट को इंक्लूड करेंगे तो प्लांट भी लिविंग बीइंग है, एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स को, तो वो भी लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग की आपस में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दैट वी कॉल द कम्युनिटी। और नंबर ऑफ द कम्युनिटी व्हेन आर कंबाइन टुगेदर, जब बहुत सारी कम्युनिटी आपकी कंबाइन हो जाती है और कंबाइन होकर अबायोटिक फैक्टर के साथ रिलेशन क्रिएट करती है, उनका इंटरेक्शन होता है अबायोटिक फैक्टर के साथ, दैट कंसेप्ट वी कॉल्ड इकोलॉजी, दैट कंसेप्ट वी कॉल इकोलॉजी, मीन्स इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विथ अबायोटिक फैक्टर्स, इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विथ अबायोटिक फैक्टर्स दैट वी कॉल्ड इकोलॉजी। अब मैं यहाँ पे कम्युनिटी बात की, क्योंकि कम्युनिटी ऑलरेडी हमने क्या कहा बेटा, कम्युनिटी इज नथिंग बट द लिविंग बीइंग, फिर वो चाहे प्लांट भी हो सकते हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो इनका अपने इन्वायरमेंटल अबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, इनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इसका रेनफॉल के साथ क्या रिलेशन है, इनका ह्यूमिडिटी के साथ, सनलाइट के साथ, सॉइल वाटर एयर के साथ क्या रिलेशन है, उनका जो इंटरेक्शन है, आपस का इंटरेक्शन है जो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस है, दैट कंसेप्ट वी कॉल द इकोलॉजी। सो इकोलॉजी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होगी। सपोज आपकी सिटी के आसपास कोई रिवर है पर्टिकुलर, तो रिवर के अंदर एक फिश तो नहीं रहती बेटा, नंबर ऑफ द कैटेगरीज की फिशेस रहेगी, तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज की फिश दूसरे स्पीसीज की फिश आपस में क्या करेगी, पॉपुलेशन क्रिएट करेगी, दे कंबाइनली कॉल्ड द कम्युनिटी। वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी होंगे जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट फॉर्म अ इकोसिस्टम, दैट वी कॉल द रिवर इकोसिस्टम। हम उसको बोल सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसको बोल सकते हैं। अगर पॉन्ड एरिया होगा तो पॉन्ड वाले एरिया में इकोसिस्टम, फॉरेस्ट वाला एरिया है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हम इस तरह का इकोसिस्टम उसको बोल सकते हैं। सो इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी नहीं, इकोसिस्टम ना, सो दैट इज द इकोसिस्टम। So the community interaction of the community with their abiotic factors we call the ecosystem. और अब number of the ecosystem combined together to form a biome, number of the ecosystem combined together to form a biome. Number of the ecosystem means suppose ये एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यहाँ पे टुंड्रा इकोसिस्टम है ना, तो ऐसी नंबर ऑफ द इकोसिस्टम आपकी कंबाइन होके एक बायोम बना रही है, एक बायोम ये कंसेप्ट आपका बना रही है, एंड बहुत सारी बायोम कंबाइन होगी तो फाइनली क्रिएट द इकोलॉजी। Finally we called it ecology. So ecology is nothing but the number of the biome interaction, आपस में उनका क्या रिलेशन है, आपस में उनका क्या इंटरेक्शन है, दैट स्फीयर, एक्चुअली वी कॉल्ड इट बायोस्फीयर, एक्चुअली वी कॉल्ड इट बायोस्फीयर। और इस बायोस्फीयर की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को हमने यहाँ पे इकोलॉजी कहा है। सो नंबर ऑफ द बायोम्स वी कॉल द बायोस्फीयर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो इंडिया का बायोस्फीयर क्या है, इंडिया में कौन से बायोम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एशिया का एक बायोस्फीयर क्या है, यूरोप का बायोस्फीयर क्या है, ऐसे हम यहाँ पे एक बिगेस्ट कंसेप्ट यहाँ पे रख सकते हैं। सो योर लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम द सेल, यहाँ तक ऑर्गेनिज्म तक तो आपने ऑलरेडी जो नंबर ऑफ द सिस्टम्स है उसमें स्टडी कर ली है। उसके बाद का जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, इसके बारे में हमें इस लेसन में डिस्कस करना है। इसमें से भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करना है। सो कौन सा है वो टॉपिक ज़रा देखते हैं। ओके, सो इकोलॉजी के अंदर हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा, इकोलॉजी के अंदर हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सो इकोलॉजी कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्ले, स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, अर्नेस्ट हैकेल। इनने सबसे पहले इकोलॉजी का कंसेप्ट रखा था।
अब इनने इकोलॉजी के कंसेप्ट में क्या एक्सप्लेन किया था? इकोलॉजी के कंसेप्ट में इनने एक्सप्लेन किया था 4 फैक्टर जो इकोलॉजी में हमें स्टडी करना है। कौन से 4 फैक्टर है जो ऑलरेडी यहाँ पे है? एक तो है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, थर्ड वन इज कम्युनिटी, एंड फोर्थ वन इज बायोम। सो इस लेसन में हमें सिर्फ ये 2 टॉपिक को, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसको कवर करना है। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर किस तरह के एडाप्टेशन हुए हैं फॉर देयर सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लाइफ, उस जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर क्या एडाप्टेशन हुए हैं वो चीज़ें। पॉपुलेशन के आपस में क्या इंटरेक्शन होती है, उनके आपस के क्या रिलेशंस होते हैं, अबायोटिक फैक्टर के साथ, बायोटिक फैक्टर के साथ उनका किस तरह का रिलेशंस होता है, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे बेटा। ये सब चीज़ें हमें इस लेसन में स्टडी करनी है। ओके, सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 3 पार्ट्स आते हैं। कौन से वाले देखें ज़रा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें 3 मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें स्टडी क्या करनी है, उसमें क्या चेंजेस है? चेंजेस फाउंड इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनको पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर सर्वाइव करना होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? एक तो एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स बाहरी फीचर्स आपके चेंज होंगे, जैसे लाइक ओपुंचिया, हमने एग्जांपल लिया ओपुंचिया, ये इज अ डेजर्ट प्लांट है ना। तो इसमें क्या है बेटा कि लीफ जो रहता है, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वहाँ पे कम करना है। देन फ्रॉग का इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रॉग को स्विमिंग करना रहता है, तो उसकी जो टोज रहती है उसके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी रहती है जो उसको स्विमिंग करने के लिए हेल्प करती है। स्किन के अंदर मॉइस्ट स्किन रहती है जो उसको वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प रहती है। तो दैट फीचर्स वी कॉल द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, दैट फीचर्स वी कॉल द मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो एनाटॉमिकल एडाप्टेशन क्या हो गए? जैसे प्लांट की बॉडी की बात करेंगे तो डेजर्ट एरिया में या हॉट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टोमेटा होती है वो क्रेन्स टाइप ऑफ द स्टोमेटा होती है। क्रेन्स मीन्स उसका शेप जो रहता है वो डिफरेंट होता है आपका। तो ये उनके एनाटॉमिकल चेंजेस है, बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस हो गया। एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में उनकी बॉडी में किस तरह के एडाप्टेशन, किस तरह का बॉन्डिंग वो क्रिएट करते हैं, किस तरह के चेंजेस या रिएक्शंस उसके बॉडी में होती है, दैट वी कॉल द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सभी चेंजेस के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो सेकंड पॉइंट इसमें से आता है बेटा पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या पॉपुलेशन होता है और पॉपुलेशन रेट को कैसे निकाला जाता है, कैसे हम कंसीडर करेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्रीजिंग हो रहा है या पॉपुलेशन कांस्टेंट है या पॉपुलेशन किस तरह से काउंट किया जाता है इन केस ऑफ एनी स्पीसीज, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। एंड थर्ड वन इज द पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मीन्स 2 स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है उसमें आपस में क्या रिलेशंस है। जैसे डॉग है और ह्यूमन बीइंग है, तो डॉग की पॉपुलेशन या डॉग की स्पीसीज की पॉपुलेशन और ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज की पॉपुलेशन में आपस में क्या रिलेशन है। तो हम डॉग को एज ए डोमेस्टिक एनिमल की तरह पालते हैं, हम कुत्ते को पालते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं, हम दोनों का क्या रिलेशन है, हमें उससे क्या फ़ायदा है या उसको हमसे क्या फ़ायदा है। इस तरह का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हमें इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर आपको देखने हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमनसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही से अराइज होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन के आएंगे बेटा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन से होके आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो खैर ठीक है, इसके ऊपर तो आ जाते हैं कुछ, मोस्ट ऑफ द MCQs आपके यहाँ से आ जाएंगे। पॉपुलेशन के ऊपर जैसे मोर्टेलिटी रेट है, देन नेटेलिटी रेट है, इसको कैसे निकाला जाता है, ऑल दैट थिंग्स आ जाती है। बट पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। तो 1 बाय 1 हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करेंगे। ओके, नाउ हम देखेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिज्म का उसके अबायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसा रिलेशन होता है और अबायोटिक फैक्टर्स उसकी बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट करते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होना है। दैट चेंजेस वी कॉल एडाप्टेशंस।
ओके, दैट चेंजेस वी कॉल्ड एडेप्टेशन। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते बेटा, जो एडेप्टेशन होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के होते हैं। कौन से हैं? एक तो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, सेकंड वन है फिजियोकेमिकल एडेप्टेशन, एंड थर्ड वन बिहेवियरल एडेप्टेशन। सो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के एग्जांपल्स देखें। प्लांट में क्या है, सपोज डेजर्ट एरिया में कोई प्लांट को ग्रो करना है, तो हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में वाटर का कंटेंट कम रहता है। सो वाटर क्या करेगा, प्लांट कैसा डेवलप होगा, उसकी जो रूट सिस्टम होगी बहुत डीप जाएगी वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, एज वेल एज देयर लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। जैसे ओपोन्चिया है, उसके लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लीव्स के द्वारा वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके थ्रू वाटर लॉस होगा। तो यहाँ पे तो वाटर लॉस होने से बचाना है, तो वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरह का एडेप्टेशन है उसकी बॉडी में। और उसकी जो अपर लेयर है, अपर लेयर के ऊपर थिक क्यूटिकल होगा, एज वेल एज वैक्सी कोटिंग होगा, जिसके थ्रू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स, है ना। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को लेके उसने अपने आप के अंदर एडेप्टेशन कर ली। एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे होंगे, जैसे कैमल है, डेजर्ट एरिया में रहता है, तो उसकी आईलैशेस बहुत लंबी लंबी रहती है कि रेत उसकी आंखों में इजीली ना चला जाए। उसके जो पाम रहते हैं वो पैडेड रहते हैं, जिसके थ्रू वो रेत में इजीली चल पाए। द लेंथ है, हाइट, लेग की जो लेंथ है वो थोड़ी सी हाइटेड रहती है, जिसके थ्रू जो गर्म भाप है रेत के थ्रू निकलने वाली वो उसकी बॉडी तक ना पहुंच पाए। उसके पीठ के ऊपर हैम्प रहता है, जहाँ पे वो वाटर को स्टोर करता है, क्योंकि वाटर की वहाँ पे स्कार्सिटी होती है। तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन एनिमल। फिजियोकेमिकल चेंजेस क्या होगा, बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंजेस होते हैं दैट वी कॉल द फिजियोकेमिकल चेंजेस। जैसे कंगारू रैट है बेटा, जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, वो रैट आपका पानी नहीं पीता, लाइफ टाइम नहीं पानी पीता, तो विदाउट वाटर कैसे सर्वाइव करेगा। तो विदाउट वाटर सर्वाइव करने के लिए जो अपनी बॉडी, उसी खुद की बॉडी में वो जो फैट की लेयर रहता है, फैट की लेयर को ब्रेक डाउन करते समय जो बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है, उस बाय प्रोडक्ट वाटर को अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। मींस एक्सटर्नली वाटर का इंटेक नहीं करेगा, बट बॉडी को अंदर वाटर को प्रोड्यूस करेगा। सो उसकी बॉडी में होने वाली ये फिजियोकेमिकल चेंजेस है, उसकी बॉडी में होने वाला ये फिजियोकेमिकल चेंजेस है। प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो प्लांट बॉडी में डेजर्ट एरिया में पर्टिकुलर एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। जैसे एनाटॉमिकल चेंजेस में आएगा कि उसमें क्रेन्स एनाटॉमी डेवलप हो रही है, या फिर आपके स्टोमेटा जो बन रहे हैं, सनकिन टाइप ऑफ द स्टोमेटा बन रहे हैं। फिजियोकेमिकल अगर हम बोलेंगे तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना रहा है अपने अंदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द हर्बिवोरस एनिमल्स एंड लाइक दैट। सो जैसे लैटेक्स बना रहा है, टेनिन बना रहा है। तो दीज आर द केमिकल चेंजेस, दे आर फाउंड इन द एडेप्टेशन फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। बिहेवियरल एडेप्टेशन कैसा होता है, बिहेवियर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, प्लांट और एनिमल्स अपना बिहेवियर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। सपोज इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस जनरली प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है जमीन से एंड फूड मटेरियल प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन डिफिशियंस एरिया में डेवलप हो रहा है, तो वो इंसेक्ट को इनगल्फ करके, इंसेक्ट को खा के अपनी डिफिशियंसी को कंप्लीट करेगा। बिहेवियर चेंज कर दिया। जो साइबेरियन क्रेन के बारे में आपने सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया इज़ कोल्ड एरिया, तो वो जनरली कोल्ड एरिया में ही रहते हैं, बट जब उनको रिप्रोडक्शन करना रहता है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, उनके अंडे हैं, हैचिंग वहाँ पे भी प्रॉपर होंगे, तो जब उनको एग लेइंग करना है तब वो राजस्थान के भरतपुर एरिया में आते हैं, तो माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेशन करने मीन्स उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया, एट दैट एरिया दे चेंज देयर बिहेवियर। सो दीज आर द एडेप्टेशन फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। कहाँ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, टू सर्वाइव देयर इन्वायरमेंट, उनके एनवायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए। तो बेसिकली किसी भी एरिया में कोई बायोम डेवलप हो रहा है, बेसिकली किसी भी एरिया में कोई बायोम डेवलप हो रहा है, बायोम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर एरिया। नंबर ऑफ इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट वी कॉल्ड बायोम। तो किसी एरिया में बायोम डेवलप हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा कि बायोम कैसा डेवलप हो रहा है? ऑल दैट थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स कैसे? क्योंकि बेटा जहाँ पे वेजिटेशन है मीन्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म अलग पाए जाते हैं, प्लांट्स अलग मिलते हैं। लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ प्लांट्स अलग मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स अलग मिलते हैं, उनकी बॉडी में एडाप्टेशन अलग मिल जाते हैं। मीन्स जो अबायोटिक टेम्परेचर है, रेनफॉल है, देन योर प्रेशर है, विंड प्रेशर है, विंड है, तो ये अबायोटिक फैक्टर्स, सॉइल
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बना रहे हैं, ये लिविंग बींग डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी आके बैठेगी, यहाँ पे कौन सा बायोम डेवलप होगा। जैसे सपोज पॉन्ड की बात करेंगे तो पॉन्ड बायोम में एक्वाटिक इकोसिस्टम आपकी डेवलप हो रही है, सॉरी तो पॉन्ड फ्रेश वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर बॉडी में जो सर्वाइव होंगे वही प्लांट और एनिमल डेवलप होंगे। सपोज आपका सी एरिया है तो वहाँ पे मराइन एरिया में जो प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं वही डेवलप हो जाएंगे। मीन्स योर अबायोटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बायोम। दे आर decided, actually they are decided कि what type of the vegetation, what type of the plants, what type of the flora and fauna are found in the particular area. ओके सो क्या होते हैं, किस तरह का अफेक्ट करते हैं आपके अबायोटिक फैक्टर्स लिविंग बीइंग के ऊपर या बायोम के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अफेक्ट ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स ऑन living being or biome, we called living biome. So abiotic factor में फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर फॉर द वेजिटेशन, फॉर द डेवलपिंग ऑफ द वेजिटेशन। मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, फिर चाहे वो प्लांट हो फिर चाहे वो एनिमल्स हो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, इवन दो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज आल्सो यूजफुल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वही फोटोसिंथेसिस को मेंटेन करता है। बहुत हाई ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी फोटोसिंथेसिस आपकी रुक जाएगी। तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन डेवलप हो रहा है। सपोज आपने देखा होगा बेटा ये अर्थ है, अर्थ के बीच में से इक्वेटर गया है, आपको पता है। इक्वेटर के ऊपर सनरेज कैसे आ जाती है, परपेंडिकुलर फॉर्म में आती है। सनरेज इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में आती है, तो वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह पे इंटेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर इज मोर होती है, ज़्यादा होती है, मीन्स हाईली हॉट एरिया हम बोलेंगे। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं सॉरी, तो ऊपर है पोलार रीजन, नीचे भी है पोलार रीजन। सो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जैसे जैसे लिविंग बींग मूव होते हैं, या इक्वेटर से नीचे की तरफ जैसे जैसे लिविंग बींग आपके मूव होते हैं या बायोम डेवलप होते हैं, वो नंबर ऑफ द बायोम आपके वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द टेम्परेचर सॉरी, डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे जो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर आपने पोलार बियर को उठा के यहाँ पे ला दिया, इंडिया में सपोज हमने पोलार बियर को ला के दिया, तो वो क्या सर्वाइव कर पाएगा, इंडिया का टेम्परेचर और पोलार रीजन का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या फिर आपने किसी एरिया के प्लांट को, यहाँ कोल्ड एरिया के प्लांट को हॉट एरिया में ग्रो करने की कोशिश की, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मीन्स फैक्टर्स, टेम्परेचर फैक्टर इज अफेक्ट ऑन द, तो इसकी दो कैटेगरी आती है बेटा, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। एक बार चेक कर लो स्पेलिंग, स्टेनोथर्मल, यस, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ये क्या होता है, यूरीथर्मल, इन दैट कैटेगरी दोज ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड, ऑर्गेनिजम्स आर adapted or sustain in wide range of temperature. और स्टेनोथर्मल में आ जाएगा ऑर्गेनिज्म सस्टेन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. सॉरी, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल. ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स अगर हमने ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग यूरोथर्मल में आ जाता है बेटा. ह्यूमन बींग की बात करें, सपोज हम अफ्रीका जो एरिया है वो थोड़ा सा हॉट एरिया है. अगर हम अफ्रीका में रहने चले गए तो तुरंत तो हमारी डेथ नहीं हो जाएगी. हम अपने आप को धूप से बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश करेंगे एंड फाइनली हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है और एक्सटर्नल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है और एक्सटर्नल टेम्परेचर है, उनके बीच में एक मेंटेनेंस कायम करेंगे और वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, है ना. मीन्स हम हॉट टेम्परेचर पे भी अपने आप को लिविंग कंडीशन में रख सकते हैं. अगर हम
बहुत ठंड में चले गए, बहुत थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर पोलर रीजन की तरफ चले गए, एकदम पोलर पे नहीं जाएंगे बट पोलर के बीच वाले एरिया में चले गए जहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, तो वहाँ पे भी इंडिया की बात करेंगे तो हम सपोज शिमला चले गए, कश्मीर चले गए, तो क्या हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? हम वहाँ पे भी सर्वाइव कर पाएंगे। नीचे अगर हम केरला, कन्याकुमारी, कर्नाटक आएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे भी जाने के बाद हम सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टेम्परेचर के रेंज में जाने के बाद भी एडेप्टेशन हो जाता है जिनकी बॉडी में, जो वहाँ पे भी सर्वाइव कर पाते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स, दैट प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन यूरोथर्मल कैटेगरी। दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन यूरोथर्मल कैटेगरी। एंड सेकंड वन इज स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल में क्या हो जाता है? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में आते हैं, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर वाले एरिया में, बहुत ही नैनो रेंज, छोटे से एरिया, मतलब सपोज पॉन्ड में रहने वाली मछली सिर्फ पॉन्ड में ही सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि पॉन्ड का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए सूटेबल है। पॉन्ड से हमने कहीं उसको अलग जगह पे डाल दिया तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एमपी में रहने वाला पर्सन केरला में जाके सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स एक छोटे से नैरो रेंज में जाके वो आपका वहीं पे सर्वाइव कर पाता है, तो दैट कैटेगरी वी कॉल द स्टेनोथर्मल। सो टेम्परेचर में इतना ही इंपॉर्टेंट है, यूरोथर्मल एरिया और स्टेनोथर्मल एरिया, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा? सेकंड फैक्टर इज वाटर। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दी है बेटा, एक मैप दिया है, मैप नहीं बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे? ग्राफ, यस, एक ग्राफ दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड फैक्टर है हमारा वाटर। सो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि लिविंग बीइंग फर्स्ट डेवलप इन वाटर। सबसे पहले जो लाइफ डेवलप हुई थी वो ही वाटर में हुई थी, तो वाटर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक लाइन एनसीईआरटी में दी है बेटा आपकी कि क्या वाटर एनिमल, क्या एक्वेटिक एनिमल किसी भी तरह के वाटर स्ट्रेस को या किसी भी तरह का वाटर स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है। एक्वेटिक एनिमल्स को भी वाटर स्ट्रेस को सामना करना पड़ता है, वाटर स्ट्रेस का उनसे रिलेशन होता है, या वाटर स्ट्रेस को सामना करना पड़ता है, दैट वर्ड इज मोर सुटेबल। ओके, क्या करना पड़ता है? जैसे कोई भी एक्वेटिक प्लांट है या एक्वेटिक एनिमल्स है, वो जो जिस एरिया में रहने के लिए हैबिचुअल है, जिस एरिया में रहने के लिए एडाप्टेड है, वो वही एरिया के अंदर आपके सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे एक्वेटिक सिस्टम को अगर हम बोलेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगी फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम और दूसरी होगी मरीन वाटर एक्वेटिक सिस्टम। सो फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिल रही है, जो फिशेस मिल रही है, वो डिफरेंट कैटेगरी की होगी। मरीन एनिमल में जो प्लांट एंड फिशेस मिल रही है वो डिफरेंट कैटेगरी की होगी। सो फ्रेश वाटर में मिल रही है मीन्स वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल अलग होगा, वाटर का पीएच अलग होगा, वहाँ पे सैलिनिटी अलग होगी। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर है? एक तो पीएच ऑफ वाटर, देन सैलिनिटी, देन ऑस्मोसिटी, देन मिनरल्स डिपोजिशन, ये सब चीज़ें रहती है। तो सपोज एक फिश फ्रेश वाटर में रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है, ये फिश है आपकी, ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकती है। तो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकती है मीन्स वो क्या करती है? वाटर का इंटेक करती है। हमें पता है कि रेस्पिरेशन के लिए वो डिजॉल्व वाटर को इंटेक करती है बाय द प्रोसेस ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। सो गिल्स से लेगी, इंटेक करेगी, और उस दौरान लॉट ऑफ क्वांटिटी में वो वाटर को बाहर भी छोड़ रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली वाटर की मूवमेंट हो रही है, तो लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर वो यूरिन के थ्रू बाहर छोड़ रही है। तो जैसे ही वाटर आउट हो रहा है तो उसकी बॉडी में से कुछ आयंस जो डिजॉल्वेबल है वाटर के अंदर, वो आयंस भी रिमूव हो रहे हैं, तो आयंस रिमूव हो जाएंगे तो पीएच गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब उसको पीएच मेंटेन करना है तो वो क्या करेगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी, आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी इनसाइडली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी को खर्चा करके अपनी बॉडी का पीएच ब्लड वाटर के पीएच के साथ मेंटेन करेगी, बॉडी का टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करेगी। अगर पॉन्ड की फिश को उठा के हमने सी के अंदर डाल दिया, पॉन्ड की फिश को उठा के हमने ओशियन के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे पीएच अलग है, टेम्परेचर अलग है, सैलिनिटी अलग है, यहाँ पे पीएच अलग है, टेम्परेचर अलग है, सैलिनिटी यहाँ अलग है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उस एरिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर कुछ फिशेस क्या होती है बेटा? कुछ फिशेस क्या होती है? दोनों जगह सर्वाइव कर पाती है। वो सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर लेती है, वो फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर लेती है, तो उनको बोलते हैं हम यूरोसलाइन क्या हेलाइन? एक बार कंफर्म कर लूँ, यूरोहेलाइन, यस, यूरोहेलाइन कंडीशन।
कंडीशन, यूरोलाइन कंडीशन मीन्स ऐसी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फ्लोरा और फ्यूना जो अपने आप को मरीन वाटर में एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ये कंडीशन आपकी कहलाती है। ओके, एक्सट्रीमली सलाइन वाटर, एक्चुअली जो सैलिनिटी ऑफ द वाटर है वो पीपीटी में काउंट करते हैं। जैसे आपका पॉन्ड की सैलिनिटी है बेटा, पॉन्ड की सैलिनिटी है 5 पीपीटी। पीपीटी का मीनिंग है पर 1000 नहीं, पर 1000 पीपीटी पर पार्ट ऑफ, ऐसा कुछ है, पार्ट ऑफ, एक बार कंफर्म कर लूँ मैं इसको। पीपीटी का फुल फॉर्म है पार्ट पर 1000, यस, पार्ट पर 1000। पीपीटी का फुल फॉर्म है पार्ट पर 1000। तो पॉन्ड की पीपीटी कितनी है? 5 पार्ट पीपीटी है। देन अगर आप फ्रेश वाटर की बोलेंगे, फ्रेश वाटर मीन्स आपका रिवर आ जाएगा, लेक आएगा, उसकी है 30 to 35 पीपीटी। एंड आपका ओशियन है, सी है, उसकी है 100 पीपीटी। और ज़्यादा सलाइन वाटर है दैट इज़ मोर देन 100 पीपीटी। जैसे डेड ओशियन बोलते हैं ना, डेड ओशियन का उसमें क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो वो कहलाएगा हाइपर सलाइन वाटर। सो हाइपर सलाइन वाटर के अंदर जो सैलिनिटी का कंटेंट है या सॉल्ट का कंटेंट है वो मोर देन 100 पीपीटी होता है पार्ट्स पर सेकंड। तो ये थोड़ा सा डाटा हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से मे बी MCQs पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो इस तरह से वाटर अबायोटिक फैक्टर आपका वेजिटेशन को, आपका फ्लोरा को और फ्यूना को डेवलप करने में, इन अ पर्टिकुलर एरिया में डेवलप करने में हेल्प करता है, या फिर आपके लिविंग बीइंग के ऊपर लिविंग। थर्ड अबायोटिक फैक्टर, द थर्ड अबायोटिक फैक्टर इज लाइट। लाइट, वी नो दैट लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस लेसन में हमने ये भी देखा था, 11th क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट इज इसेंशियल, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में भी होती रहती है, रात में भी होती है, क्योंकि उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है। वैसे लाइट आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट फूड कंपोनेंट बनाएगा, फूड मटेरियल बनाएगा। फूड मटेरियल बनेंगे तो उस फूड मटेरियल को खाने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप होंगे, पर्टिकुलर हर्बीवोरस डेवलप होंगे, हर्बीवोरस डेवलप होंगे तो कार्निवोरस डेवलप होंगे। देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, आपकी पूरी की पूरी फूड चेन पर्टिकुलर जगह पे डेवलप हो जाएगी। मीन्स लाइट इज ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द बायोम। ये भी एक अफेक्ट करता है एरिया, ये भी एक रेंज रहता है, रेंज नहीं बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं उसको, एक फैक्टर रहता है जो बायोम को डेवलप कर सकता है। सो लाइट की इंटेंसिटी जो रहती है बेटा, हमने देखा कि लाइट अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है और विजिबल रेंज है। तो विजिबल जो रेंज है, विजिबल रेंज ऑफ लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी है? विगबोर। विगबोर जो हमारे इंद्रधनुष के कलर है ना, वो विजिबल रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की। तो उस एरिया में ये आपका फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहती है। तो बहुत ज़्यादा जो डीप फॉरेस्ट रहते हैं, जो थिक फॉरेस्ट रहते हैं, थिक फॉरेस्ट में बहुत सारी ग्रासेस रहती है बेटा, बहुत सारी ग्रासेस है, बहुत सारे हर्ब है, श्रब है जो अंडर ट्री डेवलप होते हैं, अंडर कैनोपी डेवलप होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे डेवलप होते हैं। तो उनने अपने अंदर एक एडाप्टेशन किया है। कौन सा एडाप्टेशन किया है? स्मॉल हर्ब एंड श्रब प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, उनने अपने अंदर एक एडाप्टेशन किया है। क्या एडाप्टेशन किया है? दे कैन डू फोटोसिंथेसिस इन स्मॉल और वी कॉल्ड ऑप्टिमम रेंज ऑफ लाइट। ऑप्टिमम रेंज ऑफ लाइट, उनके बॉडी में एक एडाप्टेशन ये हो गया कि वो कम से कम लाइट की इंटेंसिटी में, कम से कम लाइट में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते या फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर पाते हैं। ये एक उनके अंदर का एडाप्टेशन है। जनरली लाइट जो है इसके रिलेटेड एक पार्ट आता है बेटा फोटो पीरियड, एक वर्ड आता है फोटो पीरियड। सो कोई भी प्लांट को पर्टिकुलर फोटो पीरियड चाहिए फॉर द फ्लावरिंग, फॉर फ्लावरिंग।
और हमें पता है कि फ्लावरिंग इज द इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग होगा तो फ्रूटिंग होगा, फ्रूटिंग होगा तो सीड फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा तो न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग होने के लिए फ्लावरिंग पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। जैसे किसी प्लांट में लंबे समय तक अगर लाइट मिल जाती है, उसको इंटेंसिटी लाइट मिल जाती है तो फ्लावरिंग आता है। कुछ प्लांट्स में शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम लाइट मिल जाती है तो भी फ्लावरिंग आती है। उसके बेसिस पे प्लांट दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को फोटो पीरियड लंबे समय तक चाहिए, जब जाके उसमें फ्लावरिंग आएंगी। शॉर्ट डे प्लांट्स को फोटो पीरियड छोटे टाइम के लिए, छोटे से समय के लिए चाहिए, 4, 5, 6 घंटे काफ़ी है उसी के लिए, तो उस समय वो आपका फ्लावरिंग करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लॉन्ग डे प्लांट है कि गर्मियों के सीजन में जो फ्लावर्स आते हैं, जैसे मोगरा खिलता है गर्मियों के सीजन में, तो मोगरे को लॉन्ग डे फोटो पीरियड में हम रखेंगे क्योंकि लंबा समय चाहिए जब जाके उसमें फ्लावरिंग आएगी। ठंड के सीजन में क्या आता है, ठंड के सीजन में आपके तो बहुत सारे फूल आते हैं। वैसे देखा जाए तो गुड़हल का फूल आ रहा है या रोज़ का फूल आ रहा है, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम डे न्यूट्रल, एक्चुअली इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल है। लाइक योर वीट गेहूँ है, देन चना है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, मीन्स शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए उनको फ्लावरिंग करने के लिए। ओके, सो दे आएंगे आपके शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। मीन्स फोटो पीरियड इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स एंड दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द लाइट। सो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पर बहुत ही ज़्यादा डीप ओशियन है, डीप सी है वहाँ पे, क्योंकि ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दी है बेटा, बहुत ज़्यादा डीप ओशियन है, डीप सी है, तो वहाँ पे तो लाइट पहुँचता नहीं। सपोज ये ओशियन सी है, ये 500 मीटर तक के अंदर का पार्ट है या 500 किलोमीटर तक के अंदर का पार्ट ले लो हम, है ना। तो इतने डीप में तो अगर यहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिशेज भी है, कि यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स भी हैं, तो इनको किस तरह से लाइट मिल जाती है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे तो लाइट इतनी अंदर तक नहीं जा पाती है, तो ऊपर यहाँ पे जो ऊपर डेवलप हो जाते हैं प्लांट या एनिमल, ये इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, ये इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, लाइक योर फूड चेन की तरह वर्क करते हैं। तो ये ऊपर वाली लेयर के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, उनसे एनर्जी कंज्यूम करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और एक लाइन एनसीईआरटी में दी है बेटा, उन्हें स्पेशली रिलेटेड टू द अलगी, कि येलो अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, इसमें से कौन सी वाली अलगी आपकी डेप्थ ऑफ द सी मिलेगी। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द सी में आपको मिलेगी रेड अलगी, क्योंकि रेड अलगी के पास ब्लू कलर की लाइट को कैचअप करने के लिए पर्टिकुलर पिगमेंट होते हैं, और ब्लू लाइट की जो रेंज है बेटा, इंटेंसिटी, वेवलेंथ है, वो सबसे ज़्यादा है, तो वो थोड़ा अंदर तक जाता है, थोड़ा डीप तक जाता है, तो वो उसको कैचअप कर पाती है। बाकी जैसे रेड की बात करेंगे तो उसकी तो वेवलेंथ बहुत ही छोटी सी, तो वो इतना सी के डीप तक नहीं जा पाएगा। तो जो डीप तक जाता है वो उसको कैप्चर करता है और वहाँ पे ग्रो करता है। दैट्स वाई रेड अलगा इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। रेड अलगा इज फाउंड एट द what we बेड ऑफ द सी, वी कॉल्ड इट बेड ऑफ द सी, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आंसर एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो जो डीप सी में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं या ग्रो करते हैं ऑन द अपर साइड ऑफ द एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर। सो दिस इज द लाइट फैक्टर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बायोम और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम। सो द नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर क्या है हमारा, नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर है सॉइल। वैसे देखा जाए तो सॉइल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हालांकि आपके इसमें दिया हुआ है तो एक बार देख ही लेते, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। सॉइल पहले तो सॉइल की कंडीशन क्या है ना। कंडीशन वर्ड इज़ नॉट प्रॉपर फॉर दैट, क्या बोलेंगे हम, टाइप ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। ये हमने 9th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था बेटा, सॉइल प्रोफाइल लेसन 7th क्लास में पढ़ा है सॉइल से रिलेटेड, कि क्या टाइप, कौन से टाइप की सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, देन सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, एलियोलार सॉइल है। तो कौन सी सॉइल है जो आपकी ये टाइप ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। देन आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देन साइज ऑफ soil particles, process of soil formation. Next one is the mineral content present in soil and humus present in soil. So these are the factors जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और यही वेजिटेशन करते हैं। बेटा देखो, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है सॉइल की, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे,
बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, तो उस प्लांट को खाने वाले धीरे धीरे आपके क्रिएचर्स आ जाएंगे, स्मॉल क्रिएचर्स आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर लार्ज क्रिएचर्स आ जाएंगे, लार्ज एनिमल्स डेवलप हो जाएंगे, हर्बीवोरस कार्निवोरस डेवलप होते जाएंगे। साइज पार्टिकल्स, रेत रेगिस्तान की साइज है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, साइज पार्टिकल्स उसमें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाएगा। देन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल कैसी बनी है, वेदरिंग ऑफ रॉक, कौन से रॉक का सेडिमेंटेशन हुआ, कौन से रॉक का वेदरिंग हुआ, प्रोसेस क्या थी, कौन सा फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट करा, टेम्परेचर ने ज़्यादा अफेक्ट किया, रेनफॉल ने ज़्यादा अफेक्ट किया, या फिर आपका सनलाइट ने अफेक्ट किया। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो सॉइल का फॉर्मेशन की मिनरल के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी डिपेंड करती है। और ह्यूमस कितना है, ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत अच्छा होगा। सो ह्यूमस इज नथिंग बट द हार्फली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से ह्यूमन ने सॉइल का फॉर्मेशन किया है, ये भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है। सो इनडायरेक्टली सॉइल इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिविंग बीइंग, सॉइल इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इकोसिस्टम और न्यू बायोम। सो हमारी एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया है, उसके ऊपर कभी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है या कभी ड्रॉ किया हुआ आता है, उसको आपको लेबलिंग करना रहती है, तो वो भी देख लेते एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो इस तरह से दिया है, नीचे है आपका रेनफॉल, एक्स एक्सिस पे है रेनफॉल और वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर की डिफरेंट रेंज होगी, टेम्परेचर की डिफरेंट रेंज होगी, जैसे 10, 20, 10, 15 से चलते हम 15, देन 20, 25, 30, 35 लाइक दैट टेम्परेचर की रेंज होगी। एंड रेनफॉल में रेंज होगी 100 मिलीमीटर, देन 200, 300, 400 या 500 एंड सो ऑन जो होगा, है ना। तो यह 10 से नीचे टेम्परेचर में मीन्स आपका -डिग्री टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीम कोल्डनेस रहता है, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड पोलर रीजन वाला, एक्सट्रीम कोल्ड वाला रीजन यहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे जो वेजिटेशन डेवलप होता है। बेटा टेम्परेचर की रेंज भी कम है, रेनफॉल ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। ये है आर्टिक टुंड्रा एरिया, आर्टिक टुंड्रा रीजन, जहाँ पे बट ऐसे फ्लोरा और फ्यूना डेवलप हो जाएंगे जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। एक हमें याद रखना, नीचे वाला सबसे एक्सट्रीम कोल्ड वाला आर्टिक टुंड्रा एरिया। देन डेजर्ट वाला, बहुत ही ज़्यादा गर्म डेजर्ट वाला, ये है डेजर्ट एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 35 या 30 डिग्री आपका चला जाएगा। देन उसके नीचे, उसके बाद आपका है डेवलपमेंट, उसके बाद है ये थोड़ा सा उसको ओवरलैप करता हुआ, जिसकी टेम्परेचर की रेंज भी हाई है और यहाँ पे ये देखो वाटर रेनफॉल भी थोड़ा सा हाई है, तो ये आ जाएगा आपका ग्रासलैंड एरिया, ये आ जाएगा ग्रासलैंड एरिया। ग्रासलैंड एरिया में ग्रासेस डेवलप हो रही, नाम ही से पता चल जाता है बेटा ग्रासलैंड एरिया मतलब बड़े बड़े ट्री नहीं होंगे, मीन्स वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, वहाँ का जो रेनफॉल होगा वो किसके लिए सुटेबल है, वहाँ पे ग्रासेस, लंबी लंबी ग्रासेस के लिए सुटेबल है, वहाँ पे ग्रासेस ही डेवलप हो जाएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े ट्री या आपके एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक ट्री वहाँ पे डेवलप नहीं हो जाएंगे। तो ग्रासलैंड एरिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, जो ग्रासलैंड एरिया पे हो सकते हैं, जैसे लाइक योर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, उनकी कैटेगरी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। देन नेक्स्ट रीजन है हमारा, इसको ओवरलैप करता हुआ जो टेम्परेट रीजन, टेम्परेट ही है, चेक कर लो एक बार, यस टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। और उसके नीचे है टेम्परेट फॉरेस्ट के नीचे यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज तो ऑप्टिमम है और रेनफॉल थोड़ा सा हाई है, रेनफॉल देखो रेनफॉल भी हाई है। ये है आपका कोनिफर एरिया, कोनिफर फॉरेस्ट। सो कोनिफर फॉरेस्ट मीन्स थोड़ा सा कोल्ड एरिया में, जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम है, मीन्स आपका आएगा श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर वाला एरिया है ना, कुल्लू मनाली। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर कुल्लू मनाली वाला एरिया, जहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लोरा और फ्यूना आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर भी हाई है और आपका रेनफॉल भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है और आपका रेनफॉल भी हाई है, तो वो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरा और फ्यूना मिलेगा। और यहाँ से देखो बेटा एक लंबा सा जो जा रहा है वो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल बचा है ना, यस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर की रेंज बहुत ही बढ़ी जाएगी आपकी, ये डेजर्ट वगैरह थोड़ा सा नीचे आ जाएगा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बहुत ही हाई है एंड आपकी जो रेनफॉल का रेंज है वो भी बहुत हाई है, टेम्परेचर का रेंज भी बहुत हाई है, रेनफॉल का भी रेंज बहुत हाई है, दोनों कंडीशन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में हो रही है। तो वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारी वैरायटी की स्पीसीज देखने को मिलेगी, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये है आपके अमेजोन के जंगल, अमेजोन के फॉरेस्ट एरिया, अमेजोन के जंगल वाला एरिया। हमने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड आर देयर। बहुत सारे तो ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जिनको आज तक हमने खोज भी नहीं कर पाए, जिसको हमने आज तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ उनको, जिनकी प्रजातियों के बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो जो एक्सट्रीम वाला रीजन है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई है एंड एक्सट्रीम रेनफॉल है, दैट एरिया वी कॉल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये एनसीईआरटी में दी हुई डायग्राम है बेटा, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बहुत बार आपको या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगी या तो ऐसी डायग्राम दी हुई रहेगी और आपको उसके नाम को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें बस याद रखना है जो एक्सट्रीम जहाँ पे लोअर रीजन में है वो टुंड्रा रीजन है, देन सबसे ऊपर वाला जो है हाईएस्ट टेम्परेचर में वो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट के बाजू में ग्रासलैंड एरिया है, ग्रासलैंड के साइड में टेम्परेट है, ग्रासलैंड के अपर साइड में टेम्परेट फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड के लोअर साइड में कोनिफर फॉरेस्ट है। कोनिफर फॉरेस्ट में रेनफॉल भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल एंड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल जाएगा, जो आपका अमेजोन का जंगल है, अमेजोन का फॉरेस्ट है, जो उसका एग्जाम्पल्स आता है। सो ये वाला पार्ट भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड वाला। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े हम थोड़ा सा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर का, नॉट ऑर्गेनिक मैटर, अबायोटिक फैक्टर के साथ आपके जो लिविंग बीइंग होता है उनका क्या कन्वर्सेशन होता है या उनका क्या कनेक्शन होता है उसको हम देखेंगे। सो द रिस्पॉन्स टू द अबायोटिक फैक्टर्स विद देयर लिविंग बीइंग, some organisms have a ability to maintain the relatively constant internal temperature and that process we call the homeostasis. Like a higher vertebrate, human being and higher vertebrate, higher animals we call that, कि उनके पास एक एबिलिटी रहती है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी डाउन जाए, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई जाए, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एट एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं और उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा गया है। बट ये एक्टिव प्रोसेस है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, बट स्टिल दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी, नॉट वी कॉल्ड एक्चुअली वेस्टिंग, वो यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को टू मेंटेन द इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। सो बाहर का गर्मियों के सीज़न में बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई हो जाए, ठंड के सीज़न में बाहर का टेम्परेचर कितना भी लो क्यों ना हो जाए, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ह्यूमन बींग कॉन्स्टेंटली 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखता है एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कॉल द होम्योस्टेसिस। ओके, सो इस एस्पेक्ट को दो प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, अबायोटिक रिस्पॉन्स के एस्पेक्ट को दो प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज रेगुलेट्स, first process is regulates all birds and mammals, some vertebrates, invertebrates capable to the thermoregulation, capable to the thermoregulation means all birds and all mammals इस कैटेगरी में आएंगे, कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स आएंगे और कुछ कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी इस कैटेगरी में आएंगे जो आपका होम्योस्टेसिस करते हैं। सो होम्योस्टेसिस के बेटा एक्चुअली दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कहलाता है थर्मोरेगुलेशन एंड द अनदर कहलाता है आपका ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो टू मेंटेन osmotic pressure in body और वी कॉल द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। जनरली एग्जाम्पल फिश का अगर हम लेते हैं तो मराइन वाटर में जो फिश रहती है एंड फ्रेश वाटर में जो फिश रहती है, तो दोनों वाटर में आपका सॉल्ट का कंटेंट, मिनरल का कंटेंट डिफरेंट है, तो उनको अपने अंदर जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन या जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, दैट प्रोसेस वी कॉल द ऑस्मोरेगुलेशन। इफ वी टॉक अबाउट द थर्मोरेगुलेशन रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ द टेम्परेचर। सो ह्यूमन बींग जैसे कितना भी बाहर ठंड हो जाए, कितना भी गर्मी हो जाए, अंदर का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते रखता है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ये रेगुलेट्स के ही दो एस्पेक्ट आपके थे। सो क्या होता है इन समर,
एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, आउटर टेम्परेचर मोर देन बॉडी टेम्परेचर दे वी वी स्वेट प्रोफ्यूजली रिजल्ट द इवेपोरेटिंग कूलिंग। अगर गर्मी का टेम्परेचर बाहर, गर्मियों में गर्मी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर का बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री मेंटेन करना रहता है, तो किस तरह से करेंगे, बाहर के टेम्परेचर के साथ इनर टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। तो हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, और पसीना एक्चुअली क्या होता है बेटा, पसीना हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। पसीना हमारी स्किन सरफेस को कूल करता है और बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ इवापोरेट हो जाके, वो पसीना इवापोरेट हो जाके हमें स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी आपका एज इट इज़ उस फॉर्म में मेंटेन होता है। अगर विंटर कंडीशन है और विंटर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो चला गया, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बर्फीले एरिया में तो वो -डिग्री भी चला जाता है, एट दैट कंडीशन भी ह्यूमन बींग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। गर्मियों का मैंने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पे कि जैसे आप मेंटेन करते हो, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि आप कार में हो, आप घर में हो और बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही, तो आपने एसी चला दिया। सो एसी चला दिया तो आपका बॉडी टेम्परेचर तो एसी मेंटेन कर रहा है, आप उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो, वो कंडीशन आपकी होम्योस्टेसिस नहीं कहलाएगी। आर्टिफिशियली अगर वो प्रोसेस हो रही तो होम्योस्टेसिस नहीं कहलाएगी। अगर ठंड का सीजन है और ठंड में आपने हीटर चला दिया, सो तो ये आर्टिफिशियली मेंटेन्स हो रहा है, आपकी बॉडी उसके लिए क्या मेहनत कर रही है। तो इनर साइड, क्योंकि सभी लोग तो हीटर को नहीं ले सकते, सभी लोग तो एसी नहीं लगवा सकते हैं, तो भी तो वो सर्वाइव करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, तो उसके लिए उनकी बॉडी उस तरह की बिहेव करती है। ओके, सो आउटर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर वी स्टार्ट द शिवरिंग। शिवरिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमें वो बाल हमारे खड़े हो जाते हैं, कांटे, हम बोलते हैं कि कांटे आ गया मीन्स हम एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसा वाइब्रेट हो जाते हैं। ठंड के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट हो जाते हैं, सो दैट लिटिल वाइब्रेशन वी कॉल द शिवरिंग। और ये क्या है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हीट आपकी बाहर निकलती है एंड टेम्पररी आपकी स्किन को वहाँ पे गर्म करती है। टेम्पररी हीट रिलीज होने की वजह से आपकी स्किन वहाँ पे गर्म हो जाती है। तो एक प्रकार की छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इन प्लांट डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म। प्लांट के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म है, प्लांट ना थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं ना ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। तो प्लांट्स करते क्या है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं वो भी देखते हैं। वो आएगा आपका सेकंड पार्ट में, कन्फॉर्म में। सेकंड पार्ट जो है आपका अबायोटिक रिस्पॉन्ड का, उसमें कन्फॉर्म में आएगा मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट शो होम्योस्टेसिस। ओके, बिकॉज इट इज़ एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि ये होम्योस्टेसिस करने के लिए एटीपी खर्चा करना पड़ेंगे, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स बोलते हैं हमारे पास तो हमें इतना प्रीफर नहीं होगा कि हम अपना एटीपी खर्चा करें, वैसे ही तो हमारे पास कम क्वांटिटी में एटीपी है, उसको भी हम खर्चा करेंगे तो बचेगा क्या। तो वो क्या करते हैं, कुछ अनादर कंडीशन करते हैं, वो बोलते हैं कुछ दूसरा रास्ता हम देखते हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सके, इसके लिए हमें एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। तो वो दूसरा रास्ता क्या अपनाते हैं वो, इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड फॉर रिमेन्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर ऐसी कंडीशन कभी आ ही गई, कौन सी कंडीशन आ गई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ गई या बहुत ही ज़्यादा ठंड आ गई, तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन पूरी लाइफ टाइम तो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, कुछ पर्टिकुलर समय तक के लिए रहेगी। तो उस पर्टिकुलर समय में वो अपने बॉडी के अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं। किस तरह के बिहेवियर चेंजेस करते हैं, कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस करते हैं, कुछ बिहेवियर चेंजेस करते हैं। तो उसके 2 पार्ट्स आते बेटा, 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट है माइग्रेशन और दूसरा है सस्पेंड। माइग्रेशन का एक पहले भी मैं एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ, साइबेरिया, ये बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पे रहने वाले जो क्रेन है, वहाँ पे रहने वाले जो बर्ड्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में तो वो साइबेरिया में ही रहते हैं, बट विंटर में वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है कि जो उनकी बॉडी को सहन नहीं हो पाता। और विंटर तो पूरा समय तो नहीं चलता, सीजन तो चेंज होना ही होना है, तो विंटर के पीरियड तक वो माइग्रेट हो जाते हैं राजस्थान के भरतपुर एरिया में, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा पास पड़ता है और वहाँ का टेम्परेचर उनकी बॉडी के लिए सुटेबल हो जाता है। तो बहुत पहले से वो वहाँ पे आके माइग्रेट होने लगे पर्टिकुलर समय तक फॉर देयर रिप्रोडक्शन पर्पज़। वहाँ पे जाके
वो एग लेइंग करते हैं। एग हैचिंग होने के बाद जैसे ही उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो उनको लेके फिर से अपने साइबेरिया वाले एरिया में चला जाते हैं, जब तक वो विंटर आपका खत्म हो चुका रहता है। सो दैट कंडीशन वी कॉल द माइग्रेशन। सो माइग्रेशन क्या बर्ड्स ही करते हैं? नहीं, माइग्रेशन बर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जो अलग अलग पर्पस से होता है। कभी तो रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए होता है, कभी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, कभी तो फूड सर्चिंग के लिए होता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो माइग्रेशन कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है सस्पेंड। सस्पेंड में क्या होता है? देखो, सस्पेंड के नंबर ऑफ द टाइप्स आते हैं बेटा, आपको हम उसको नंबर ऑफ द कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सस्पेंड में क्या होता है? सस्पेंड में जो फंगी होते बेटा, फंगी, बैक्टीरिया एंड सम लोअर प्लांट्स। अब ये तो होमोस्टेसिस करते हैं नहीं, तो वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कैसे अडॉप्ट करेंगे? तो ये क्या करते हैं? ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर क्या है? उसी का एक छोटा सा फॉर्म है। जब जाके वो स्पोर, उनको जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेंगे, अब फेवरेबल कंडीशन में उनने स्पोर बना लिया और अपनी जो जर्मिनेटिंग एबिलिटी है उस स्पोर के अंदर डाल दी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो स्पोर वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे, उससे न्यू बैक्टीरिया डेवलप होंगे, उससे न्यू फंगी डेवलप होंगे, उससे न्यू अदर प्लांट्स आपके डेवलप हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर समय तक उसने अपने आप को हाइड रखा इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, और जैसे ही आपकी सुटेबल कंडीशन आ गई वो फिर से जर्मिनेट हो गए। सेकंड क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं? एनिमल्स जो लोअर एनिमल्स है, दो प्रोसेस में जाते हैं, या तो हिबरनिएशन में जाते हैं सॉरी, या तो एस्टिवेशन में जाते हैं। हिबरनिएशन को हमने बोला था विंटर स्लीप, एस्टिवेशन को हमने बोला था समर स्लीप। जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ एनिमल्स आपको सिर्फ विंटर वाले समर सीजन में एक्टिव कंडीशन में दिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको समर सीजन में एक्टिव कंडीशन में दिखते हैं। तो जैसे फ्रॉग को हमने एग्जांपल देखा था कि फ्रॉग जनरली आपको रेनी सीजन में ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में दिखाई देता है, तो विंटर में वो एस्टिवेशन में भी जाता है, हिबरनिएशन में भी जाता है। विंटर में भी विंटर स्लीप में जाएगा और समर स्लीप में भी जाएगा। मीन्स वो क्या करता है, हमारे जो उसका जो इंटरनल एक्टिविटी का जो पार्ट है, दैट वी कॉल देयर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, देन उनका रिप्रोडक्शन हो गया, देन उनका नर्वस सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टम के एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देता है, बहुत ही लो कर देता है, और मिनिमाइज करके आपका एक लंबी स्लीप के लिए चला जाता है, जब तक उसको सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फिर से जनरेट नहीं होती, जब तक वो फिर से वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल कंडीशन उसको नहीं मिलती, तब तक वो आपका एज अ बोरोइंग कंडीशन में या तो अंडर द वाटर या अंडर द सॉइल आपका अपने आप को स्लीपिंग कंडीशन में ले जाएगा। हायर प्लांट्स क्या करते हैं? हायर प्लांट्स में आएगा आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इनके पास, प्लांट्स के पास भी तो हमने देखा कि उसका पास कोई मैकेनिज्म नहीं कि वो होमोस्टेसिस करे। तो हायर प्लांट्स क्या करते हैं? सीड के फॉर्म में अपने आप को चेंज कर देते हैं, सीड। और सीड हमें पता है कि पर्टिकुलर समय तक वो डॉर्मेंट कंडीशन में जाती है, दैट वी कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। क्योंकि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? देखो, सपोज आज आपकी खेती में वीट बोया है आपने, ओके, और वीट को हार्वेस्ट किया, और वीट आज ही हार्वेस्ट होके हमारे घर में आ गया, और आज ही सुबह सपोज वो हार्वेस्ट होके घर में आ गया और शाम को हमने उसको फिर से खेत के अंदर बो दिया, तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक सीड जो है बेटा आपकी कुछ समय तक डॉर्मेंट कंडीशन में जाती है, और उस डॉर्मेंट कंडीशन के दौरान वो अपनी एबिलिटी को, अपनी ग्रोइंग एबिलिटी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती है, और जैसे ही उसको सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है वो फिर से ग्रो करती है, अपनी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करती है। तो हर एक सीड का जो डॉर्मेंसी पीरियड रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी किसी सीड का वो आपका 2-4 साल भी हो सकता है, 2-4 महीने भी हो सकता है, 2-4 वीक भी हो सकता है, 2-4 घंटे भी हो सकता है, या 2 से 4 मिनट भी हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है। पर्टिकुलर समय तक वो आपका डॉर्मेंट कंडीशन में जाएगी और देन उसके बाद ही ग्रो कर देती है। तो मीन्स कोई भी जो हायर प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अपने आप को सीड में डेवलप करते हैं, अपनी जर्मिनेटिंग एबिलिटी को सीड के फॉर्म में डेवलप करते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो फिर से ग्रो करते हैं। तो ये भी एक उनके अंदर का एडाप्टेशन है, चेंजिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ज़ूप्लैंक्टन। वो जाते हैं डायोपॉज कंडीशन में।
वो जाते हैं डायोपॉज कंडीशन में। जू प्लैंक्टन मतलब जो पानी के ऊपर काई जम जाती ना आपकी, उसको अलगी दैट वी कॉल्ड द जू प्लैंक्टन, जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोड्यूसर के फॉर्म में वर्क करता है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड पर्पज। सो ये क्या कंडीशन है, ये भी हिबर्निएशन और एस्टिवेशन जैसी ही कंडीशन है बेटा, बट हिबर्निएशन और एस्टिवेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब वो परफॉर्म होता है, बट डायोपॉज आपका कभी भी परफॉर्म हो सकता है। जैसे सूटेबल इन्वायरमेंट है तो तुरंत अपना चेंज हो जाएगा, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो तुरंत डायोपॉज में चला जाएगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, जबकि हिबर्निएशन और एस्टिवेशन का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। सो ये है सस्पेंड के अंदर। इस तरह से सस्पेंड अबायोटिक फैक्टर्स जो लोअर ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करती है या बिहेवियरल चेंजेस लाती है। दिस इज अबाउट द सस्पेंड। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आएंगे, ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आएंगे। दोनों की बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है, किस तरह के एडाप्टेशन होते हैं। और एडाप्टेशन किस चीज़ के लिए होते हैं, पहले तो एडाप्टेशन फॉर सर्वाइव एंड एडाप्टेशन फॉर रिप्रोड्यूस। एडाप्टेशन फॉर सर्वाइव एंड एडाप्टेशन फॉर रिप्रोड्यूस मीन्स ए सर्वाइविंग भी करेंगे और जिसके थ्रू उनका रिप्रोडक्शन भी बेटर होगा, ऐसे के लिए वो उनकी बॉडी में एडाप्टेशन होते हैं। तो कैटेगरी क्या होगी बेटा एडाप्टेशन की, एडाप्टेशन की 3 कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। एक तो आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, देन मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन। बिहेवियरल एडाप्टेशन। सो फर्स्ट कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक एनिमल्स का देखेंगे, दूसरा प्लांट्स का देखेंगे। एनिमल्स में कांगारू रैट, ये एक वैरायटी है बेटा रैट की जो नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट एरिया में मिलती है, डेजर्ट एरिया में। तो ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया में मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो ये क्या है, कांगारू रैट क्या करता है, वो लाइफ टाइम पानी नहीं पीता। सो लाइफ टाइम पानी नहीं पीता तो सर्वाइव कैसा करेगा, वो अपनी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो फैट रहता है वो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, मीन्स फैट को ब्रेक डाउन करेगा। तो फैट के ब्रेक डाउन करने के दौरान एनर्जी निकलती है और कुछ अमाउंट में एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है। वो एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करता है। बस उतना सा ही पानी वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है। मीन्स इट प्रोड्यूस द वाटर इनसाइड हिज बॉडी, नॉट टेकन बाय द आउटसाइड। बाहर से ड्रिंकिंग नहीं करेगा, बॉडी के अंदर ही फैट की लेयर को ब्रेक डाउन करके वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, उसी का यूटिलाइजेशन करता है। और एक चेंजेस हुआ उसकी बॉडी में, क्या हुआ, इट प्रिपेयर्ड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब इतनी मेहनत से तो पानी बना रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो वो भी अगर सुसु में वेस्ट कर देगा अपनी, तो उसकी बॉडी को बचेगा क्या। तो उसके पास ये भी एबिलिटी रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को डिपॉजिट कर सकता है, बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर सकता है, जिसके थ्रू वाटर का वहाँ पे लॉस नहीं होगा। ये भी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसकी बॉडी का। दूसरा एग्जाम्पल फैट का प्लांट्स का दूसरा एग्जांपल है प्लांट। ओपुंजिया है या कैक्टस है, मोस्ट ऑफ द कैक्टस और ओपुंजिया वो क्या करते हैं, उनको वाटर को लॉस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। सो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत कम है, तो वाटर को लॉस नहीं होना। तो उनकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है, वो तो हमने एक देखा था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लास्ट टाइम भी। क्या होता है कि उनकी जो लीफ होती है, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, क्योंकि लीफ होगी
तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, तो वाटर लॉस ही तो नहीं करना है, सब वाटर लॉस नहीं करना, तो वो क्या करेगी, लीफ को रिड्यूस कर दिया उसने स्पाइन के फॉर्म में, और स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, और स्टेम जो लीफ का फंक्शन है एज ए फोटोसिंथेसिस वो भी स्टेम परफॉर्म करने लग गया। ओके, सो ये तो हो गया उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सो व्हाट अबाउट द फिजियोकेमिकल चेंजेस, हम तो फिजियोकेमिकल देख रहे हैं, तो फिजियोकेमिकल चेंजेस में उसके अंदर एक स्टेज परफॉर्म होती है बेटा, दैट इज वी कॉल द कैम साइकिल। उसके अंदर कैम साइकिल परफॉर्म होती है। कैम साइकिल क्या होती है, जनरली जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल परफॉर्म होती है। C3 मीन्स वी कॉल द कैल्विन साइकिल। सो कैल्विन साइकिल में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो यहाँ पे कैम एनाटॉमी के अंदर, कैम साइकिल के अंदर क्या करता है, क्योंकि गर्मी के एरिया में ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट के एरिया में ग्रो हो रहे हैं, तो डेजर्ट के एरिया में अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा, दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और रात के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो यही चेंजेस आपको कैम एनाटॉमी के अंदर, कैम साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। मीन्स दिन के समय वो रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और दिन के समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता, क्योंकि स्टोमेटा आपके क्लोज कंडीशन में रहते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको उस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सनकेन स्टोमेटा हो गया, क्रेन्स एनाटॉमी हो गया, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करें, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर आते हैं। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत सारे हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। एनिमल्स में भी हमने बोला है, जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल रहता है, अगर हम कैमल की बात करें तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो गए, उसका जो लेग पार्ट है बेटा, लेंथ लंबी रहती है, क्योंकि वो सरफेस से ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो वहाँ पे भाप नहीं लगेगी। दूसरा, उसके जो पैर रहते हैं वो पैडेड रहते हैं, जिसके थ्रू वो ईजिली रेत के अंदर आपका चल पाए। तीसरा, उसकी आईलैशेस जो रहती है बहुत बड़ी बड़ी रहती है, जिसके थ्रू वो उसको कवर करे, आईज को कवर करे और रेत उनकी आंखों में ना जाए। उनके पीठ के ऊपर एक हेम्प रहता है जो वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। उनके स्किन बहुत ही मोटी रहती है, जो फैट लेयर आपका रहता है, जो एक्सटर्नल ट्रांसपिरेशन बॉडी में से वाटर लॉस नहीं होने देता। सेम कुछ चेंजेस पोलार बियर में भी दिखते हैं कि थिक फर है, फैट का बबलर लेयर है, देन उनकी ईयर्स बहुत ही छोटे हैं, लिम्स बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि उनको कोल्ड एरिया में रहना है, तो हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए। तो दीज आर द एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन दैट। और प्लांट्स में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका लीफ आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया है। गर्मी के सीजन में पत्तियों की साइज़ छोटी हो जाती है, फ्लावर की साइज़ छोटी हो जाती है। विंटर और रेनी सीजन में फ्लावर की साइज़ और पत्तियों की साइज़, फ्रूट की साइज़ बड़ी हो जाती है। ये भी उसके अंदर का एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। बिहेवियरल चेंजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, एक बार फिर से उसको रिपीट करती हूँ। बिहेवियरल चेंजेस में फर्स्ट आएगा माइग्रेशन, जो साइबेरियन क्रेन कर रहे हैं कि अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। ओके, देन पोलार बियर भी आपके बेटा एस्टिवेशन में और हिबरनिएशन में जाते हैं। सेकंड प्रोसेस है आपकी एस्टिवेशन में हिबरनिएशन, कि उनको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो वो समर स्लीप में चले जाएंगे या विंटर स्लीप में चले जाएंगे, है ना। तो ये भी चेंजेस जो है वो बिहेवियरल एडेप्टेशन के अंदर आते हैं, या बोरोइंग भी करते हैं। ओके, एक वन मोर थिंग और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलेन रूल पूछा जाता है बेटा, अलेन रूल। सो अलेन रूल बता दो आपको इन शॉर्ट। अलेन रूल आर रिलेटेड टू द कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया एनिमल एडेप्टेशन, जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में एनिमल्स रहते हैं। अलेन्स रूल, उस रूल्स के अंदर क्या होता है, कोल्डर रीजन एनिमल्स हैव स्मॉल ईयर and small limbs having their skin having thick fat layer और fur। जैसे एग्जांपल यहाँ पे पोलर बियर ही दिया हुआ है, पोलर बियर ही दिया हुआ है आपका BEAR। ओके, एलन रूल क्या बोलता है कि जो कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लीम जो होंगे, हाथ पैर, मतलब उनके पैर ही होंगे, जानवर है तो पैर ही होते जनरली, 4 लीम हो गए और हाइंड लीम हो गए, उनकी जो लेंथ रहती है बहुत छोटी छोटी रहेगी, क्योंकि उनको हीट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना है। उनके जो ईयर्स होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे से ईयर्स होंगे, आइज़ जो होंगी बहुत ही छोटी छोटी सी आइज़ होंगी, बॉडी बड़ी होगी, बाकी जो ऑर्गन्स है वो इतने छोटे छोटे होंगे। और
कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड वाला जो एरिया रहता है, जैसे लाइक योर पोलर एरिया, वहाँ पे कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े ही रहेंगे वहाँ पे जो सर्वाइव कर सकते, छोटे एनिमल्स या छोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। बट तो भी वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, सम बैक्टीरिया जो अपने आप को सर्वाइव कर पाती है एक्सट्रीम कंडीशन में, फिर वो चाहे एक्सट्रीम कोल्ड क्यों ना हो, -डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, या एक्सट्रीम हॉटनेस क्यों ना हो, कि आपके जो हॉट पानी के झरने होते हैं वहाँ पे भी आपको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे भी आपको जो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं दैट वी कॉल्ड आल्सो आर्कियोबैक्टीरियम, वो भी मिलते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो उनके उस एरिया में रहने के लिए, उस कंडीशन में रहने के लिए उनकी बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस को अलेन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज अबाउट द एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन ये लेसन है आपका, इसमें दो पार्ट है, एक है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म को हमने इस वीडियो के अंदर खत्म किया। ऑर्गेनिजम्स में हमने ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी देखी, उसमें मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस है, उसमें बिहेवियरल क्या चेंजेस है, उसमें फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस है, उसका क्या हैबिटेट है, किस एरिया के अंदर आता है, हम किस तरह से काउंटिंग करते हैं, और उसका अबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, उसका आपस में क्या रिलेशन है, बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स कैसे बायोम क्रिएट करते हैं, कैसे कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, कैसी पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। हमारा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी लेसन से रिलेटेड होगा, बट वो आप उस वीडियो के अंदर हम पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पे आपका पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन। वन मोर एडेप्टेशन जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाई अल्टीट्यूड पे जो पीपल रहते हैं बेटा, हाई अल्टीट्यूड पे जो पीपल रहते हैं, लाइक यूर हिमालय की जो ऊंची वाली चोटी है वहाँ पे भी कुछ ट्राइबल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ट्राइब्स प्रजाति वहाँ देखने को मिल जाती है। तो इतने हाई अल्टीट्यूड पे वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, उनकी जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है, हाई इन नंबर। नॉर्मल पर्सन की जो आरबीसीज है उसकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा रहती है, और वो कितनी रहती है, 8,000 और 8 मिलियन, सॉरी नॉट 1,000, 8 मिलियन पर mm³, इतनी ज़्यादा रहती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कितनी रहती है आपकी, आई थिंक सो 1 या 2 मिलियन पर mm³ रहती है, यहाँ पे 8 मिलियन पर mm³ रहती है। बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा आरबीसीज वहाँ देखने को मिलती है। एज वेल एज उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी लो रहती है। ये क्या होता है, नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और बॉडी में से आपके ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ द आरबीसीज बढ़ गए बेटा, नंबर ऑफ द आरबीसीज बढ़ गए तो नंबर ऑफ द ऑक्सीजन टेकन अगर बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, वो गड़बड़ा जाएगा। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जो पास्कल प्रेशर है ऑक्सीजन का इनसाइड द बॉडी, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना रहता है कि जो 4 आरबीसीज आपके एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर दिए, वहाँ पे कम करना है। नॉर्मल इंसान में वो 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं एक हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर दिया। एक और चीज़ कर दी, क्या होता है इनका हाई ब्रीदिंग रेट। सो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर दिया तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीदिंग करना पड़ेगा, जब तो जाके उनकी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए उनको फॉर द रेस्पिरेटरी और ऑल दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस, तो ये फुलफिल हो जाएगी। तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर दिया। सो नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट क्या है आपका, नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट है 16 to 18 टाइम्स पर मिनट, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट, और ये थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाएगा, मे बी ये 20-25 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये चीज़ें मेंटेन हो जाती है। मीन्स हाई अल्टीट्यूड पे भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, एंड फॉर देयर सर्वाइवल देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग इन देयर बॉडी, एंड दैट चेंजेस आर रिलेटेड टू देयर ब्लड और रिलेटेड टू देयर सर्कुलेशन। और यहाँ पे आपको हिमालय की ऊंची से ऊंची चोटी पे भी कुछ ट्राइबल प्रजातियाँ, कुछ ट्राइब्स, कुछ आदिवासी देखने को मिलते हैं, जो ऐसे कंडीशन में भी
सर्वाइव करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एडाप्टेशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगला जो वीडियो आएगा हमारा इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम पॉपुलेशन एरिया को कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। और यस लिसन, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।